नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स समिश्र विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर नंबर 3 समिश्र फलन सीमा एवं सांतत्यता। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने समिश्र फलन पे चर्चा कर ली है और इस वीडियो के अंदर हम सीमा और सतत पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, फलन की सीमा और फलन की सीमा पढ़ने से पूर्व हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गणितीय मेथड है वो बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। थ्योरी पार्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी जाती है वो बहुत कम याद होती है, लेकिन एग्जाम के अंदर तो 100% पूछी जाएगी साथियों। अब हम क्या करें कि इनका रट्टा है या फिर इनको हम किस प्रकार से याद करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ बातों को हमें रटना होता है, लेकिन कुछ डेफिनेशन ऐसी भी होती है जिनको हम समझकर याद कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम YouTube पर देखते हैं जो सरल कॉन्सेप्ट होता है उनको हम डाल देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको देखकर खुशी महसूस करते हैं क्योंकि हमें वो बातें हैं वो समझ में आ जाती हैं। लेकिन गणितीय मेथड केवल और केवल लिखने से हमें सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अंदर पूरा नंबर नहीं मिलता है, जो पूरे अंक है वो हमें नहीं दिए जाते हैं। फिर एग्जाम के अंदर हमें परसेंटेज कम देखने को मिलते हैं। परिणामी अंक है वो उनका दुखदायी रहता है साथियों। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थ्योरी पार्ट है वो भी सरल भाषा के अंदर याद करवाने वाला हूँ। और आपको साथियों सेक्शन ए के अंदर जितनी भी डेफिनेशन बनती है उनको इग्नोर नहीं करना है, सभी डेफिनेशनों को पढ़कर जाना है। थ्योरी पार्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है उनको हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर माना फलन एफ जेड एक मानी है। अब एक मानने का अर्थ हमें समझना होगा। एक मानने का अर्थ हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर चर्चा की होंगी। मान लीजिए किसी भी प्रांत डी के अंदर हम जेड का अगर सिंगल वैल्यू उठाते हैं तो एफ जेड की हमें अगर सिंगल वैल्यू अगर प्राप्त हो रही है तो इसको हम एक मानी कहते हैं। तथा जेड बराबर जेड जीरो कि एक प्रतिवेश का अर्थ यहाँ पे हम नेबरहुड पड़ोसी बोल सकते हैं में, या फिर जेड जीरो की निष्कासित प्रतिवेश में। जेड जीरो की निष्कासित प्रतिवेश का अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में से जेड जीरो को हटा दें तो उसके बाद में जो सेट बचेगा उसको हम निष्कासित प्रतिवेश में बोलेंगे साथियों। परिभाषित है तब एक संख्या L, एक कोई फिक्स मेरे पास एक संख्या है जो L को हम परिमित अद्वितीय बोल सकते हैं। एफ जेड की जेड बराबर जेड जीरो पर सीमा कहलाती है यदि प्रत्येक लघु धनात्मक संख्या, एक तो एप्सिलॉन और इसके संगत एक मान डेल्टा है वो ग्रेटर देन अगर जीरो है तो हमारे पास ऐसा विद्यमान हो कि यहाँ पर एफ जेड में से अगर मैं एल घटा देता हूं और उसका मापांक ले लेता हूं और इसका मान अगर एप्सिलॉन से छोटा है, ये कब होगा? जब जेड माइनस जेड जीरो का मापांक है वो जीरो और डेल्टा के मध्य बिलोंग करता हो। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको एप्सिलॉन और डेल्टा के बारे में बता देता हूँ। तो एप्सिलॉन और डेल्टा है वो दोनों साथियों धनात्मक संख्याएं हैं। दोनों ही क्या है? एक धनात्मक संख्या है और जिनका मान 0 और 1 के मध्य होता है। और एप्सिलॉन का मान है वो डेल्टा पे निर्भर होता है और डेल्टा का मान एप्सिलॉन पे निर्भर होता है। इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक ग्राफ की सहायता से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कोई संख्या a है और इस संख्या a की अगर मैं बाईं ओर बढ़ता हूँ साथियों तो यहाँ पे मेरे पास a प्लस एप्सिलॉन मान प्राप्त होता है, माइनस एप्सिलॉन मान हमें प्राप्त होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है वो y बराबर fx दिया हुआ है, अर्थात एक सरल रेखा है। तो यहाँ पर इसके जो संगत मान अगर हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर मैं x का अगर मैं मान पुट करता हूँ तो y का जो मान मेरे पास प्राप्त होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्राप्त होगा साथियों, और इससे पहले वाला मान है वो यहाँ पे प्राप्त होगा, उसके बाद में यहाँ पर मान हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसके संगत जो मान प्राप्त होगा वो डेल्टा के अंदर मान लेते हैं हम। तो एक तो मान यहाँ पे डेल्टा जो जुड़ेगा तो वो मान ऊपर वाला है और डेल्टा जो घटेगा वो क्या है? नीचे वाला मान होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो मेरे पास कोई ग्राफ अगर प्राप्त होता है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें सरल रेखा अगर दी हुई है तो यहाँ पर जितना गैप है उतना ही गैप यहाँ पर रहने वाला है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर अगर दे रखा है
या फिर यहाँ पर इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर जितना गैप है उतना गैप यहाँ पर होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये सब जो मैटर है वो इस फंक्शन पे ही निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा साथियों? फंक्शन पे निर्भर करेगा। जैसा फंक्शन होगा वैसा ही हमें डेल्टा और एप्सिलॉन प्राप्त होते जाएंगे। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि एप्सिलॉन और डेल्टा है वो क्या चीज़ है। यहाँ पर धनात्मक संख्या हम उनको किस प्रकार से कहते हैं? तो यहाँ पर कोई भी हम एप्सिलॉन, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्स पे हम यहाँ पे एप्सिलॉन के अंदर जितना परिवर्तन करके इसके संगत वाई एक्स पे जितना मान हम प्राप्त करते हैं वो सब फंक्शन पे निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फलन की सीमा है उसकी डेफिनेशन ये हो चुकी है कि एफ जेड माइनस एल, और इसका मान है वो एप्सिलॉन से अगर हम छोटा दिखला दे। मान लीजिए ये मेरे पास कोई संख्या रेखा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे किसी भी फंक्शन के लिए एक बाउंड्री ले ली है। क्या है? एक बाउंड्री ले ली है। मान लीजिए मैंने इसको एल बोल दिया है। तो यहाँ पर इससे जो पीछे पीछे जितने भी मान होंगे वो यहाँ पर इसका जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। और कब होगा? जब z और z0 का जो अंतर है, इसका जो मापांक है वो 0 और डेल्टा के मध्य बिलोंग अगर करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फलन की जो सीमा है इसकी डेफिनेशन है वो माना फलन एफ जेड एक मानी है तथा z बराबर z0 की एक प्रतिवेश मतलब पड़ोसी। और प्रतिवेश या नेबरहुड निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास कोई ये रियल नंबर है और रियल नंबर के अंदर मान लीजिए मुझे इस ए संख्या का नेबरहुड या एनबीडी ज्ञात करना है। तो एनबीडी निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक वृत्त है वो ड्रा करना पड़ेगा साथियों। और मान लीजिए इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो डेल्टा है। त्रिज्या क्या है? डेल्टा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एन और यहाँ पे डेल्टा और ए, प्रतिवेश को हम इस संकेत से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एन का अर्थ ये हुआ साथियों नेबरहुड, और डेल्टा मतलब इसकी त्रिज्या है, और इसका क्या है? सेंटर पॉइंट है। जिस बिंदु का हम प्रतिवेश ज्ञात करना चाहते हैं उसके ऊपर एक वृत्त है वो ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर z0 और इसका अगर मैं प्रतिवेश अगर निकालना चाहूँ तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे n डेल्टा और z0 बिंदु से प्रेजेंट कर सकते हैं कि एक ऐसा वृत्त जिसका सेंटर z0 है और त्रिज्या है वो डेल्टा हो। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये है वो इसका प्रतिवेश हो चुका है। अगर हम मैं इस प्रतिवेश के अंदर यहाँ पे इस z0 बिंदु को ही हटा देता हूं तो ये हमारा निष्कासित प्रतिवेश हो जाएगा। क्या है? निष्कासित प्रतिवेश। तो मान लीजिए मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर में से इस z0 बिंदु को मैं हटा देता हूं तो मेरे पास जो सेट प्राप्त होगा इसी को हम निष्कासित प्रतिवेश कहते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक संख्या l एफ जेड की z बराबर z0 पर एक सीमा कहलाती है। कब कहलाएगी? जब मेरे पास प्रत्येक लघु धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा विद्यमान हो कि एफ जेड माइनस एल और इसका मापांक है वो एप्सिलॉन से हम छोटा दिखला दे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सतत की जो डेफिनेशन आती है वो एप्सिलॉन और डेल्टा के अंदर हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। और यहाँ पर सातत्यता की जो डेफिनेशन या सतत की जो डेफिनेशन है वो यही रहने वाली है। अगर मैं एफ जेड और माइनस एफ जेड 0 और इसका मापांक अगर मैं एप्सिलॉन से छोटा दिखला दूं, और ये मान कब संभव है? जबकि यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल z माइनस z0 और इसका मापांक है वो डेल्टा से अगर छोटा हो तो ये आपका सतत सिद्ध हो जाएगा साथियों। क्या है? सतत सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम बार बार में जिक्र करते हैं कि z है वो z0 की ओर अग्रसर हो रहा है। z है वो z0 की ओर क्या है? अग्रसर हो रहा है। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कक्षा 11 और 12 के अंदर भी सीमा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और उसके बाद में अवकलनीयता के अंदर बार बार हम ऐसा पढ़ते हैं कि x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐसा पढ़ने वाले हैं कि z का मान z0 की ओर अग्रसर है। तो यहाँ पर इसको मैं ग्राफ की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ साथियों। मान लीजिए यहाँ पर ये मेरा कोई यहाँ पर z प्लेन के अंदर
कॉम्प्लेक्स नंबर है z और यहाँ पर इसको मैं x प्लस आइटा y से प्रेजेंट कर सकता हूँ। और यहाँ पर कार्तीय रूप में अगर मैं लिखना चाहूँ तो x कोमा y लिख सकता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे z0 मेरा पॉइंट है, तो यहाँ पे z से z0 बिंदु पे हमें पहुँचना है। तो z से z0 पहुँचने के लिए हमारे पास अनेक रास्ते हैं साथियों। यहाँ पर हम सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा x एक्स है और ये हमारा y एक्स है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम मान लीजिए मैं इस रास्ते से यहाँ पे पहुँच रहा हूँ, तो सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि x टेंस टू 0 और उसके बाद में y टेंस टू 0, तब हम z0 पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, अर्थात मूल बिंदु पे पहुँच चुके हैं। अब उसके बाद में दूसरा रास्ता हमारे पास ये हो सकता है कि यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर पहुँचने के बाद में यहाँ पर, अब ये हमारा सेकंड रास्ता हो चुका है। सर्वप्रथम यहाँ पे y टेंस टू 0 और उसके बाद में x टेंस टू 0 लिया है मैंने। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक रास्ता ये भी हो सकता है कि z से हम z0 एक सरल रेखा के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे सरल रेखा का जो समीकरण है वो y बराबर mx होता है और m का मान यहाँ पे 1 होगा साथियों। तो y बराबर x रखकर हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जब भी हम कर्व या पथ का जिक्र अगर करने वाले हैं आगे सतत और अवकलनीयता के अंदर, तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का बार बार उपयोग होने वाला है। तो जब भी हम टेंस टू 0 बोलते हैं किसी भी मान के लिए, तो वो हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो बार बार में आपने दो चर वाले सतत फलन के लिए और अवकलनीयता के लिए बार बार हमने किसी भी मान के लिए y बराबर एक बार mx रखा होगा, y बराबर x स्क्वायर पुट किया होगा, y बराबर x की पावर 3, ये मान हम क्यों पुट करते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे तीसरा रास्ता भी तय हो चुका है। उसके बाद में z से हम z0 पे यहाँ पे y बराबर x स्क्वायर, इस बिंदु से भी हम पहुँच सकते हैं। अगर हमें कोई कर्व है वो y बराबर x स्क्वायर अगर दे रखा है तो हम यहाँ पर इस तरीके से भी पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस ग्राफ की सहायता से इस तरीके से भी पहुँच सकते हैं। तो हमारे पास अनेक रास्ते हैं, यहाँ पर इस तरीके से भी हमें पहुँच सकते हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सभी के जो मान है वो L, मान लीजिए कोई अद्वितीय अगर मान मैंने प्राप्त कर लिया है, मान लीजिए यहाँ पर सभी अगर वक्रों से हम गुजर कर z0 पे पहुंच जा रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, z से अगर z0 पे हम पहुंच रहे हैं, तो अगर हमें परिमित और अद्वितीय अगर वैल्यू अगर हमें प्राप्त हो रही है, मान लीजिए वो L है मेरे पास, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि दिया गया जो फंक्शन है वो सतत होगा। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि z से z0 की ओर अगर सर हम किस प्रकार से करवाते हैं। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो साथियों एक समान सातत्यता। ये जो टॉपिक है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इस टॉपिक पे साथियों या तो डेफिनेशन पूछी जाए या इस पे आधारित कोई एग्जाम्पल पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है साथियों। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे fz1 माइनस fz2, इसका मापांक है वो एप्सिलॉन से छोटा लेकर चलेंगे। और ये कब लेकर चलेंगे हम, z माइनस z2 का मापांक है वो डेल्टा से अगर क्या है छोटा है। इस डेफिनेशन और पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसमें क्या फर्क रहने वाला है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, fz1 और fz2 दिया गया है और वहाँ पर हमें z माइनस z0 बिंदु दिए हुए थे। तो यहाँ पे z1 और z2 की सहायता से हम एक समान सतत सिद्ध करने वाले हैं। तो माना फलन fz प्रांत d में एक समान सतत कहलाएगा। कब कहलाएगा, प्रत्येक स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान हो, तो प्रांत d के किन्हीं भी बिंदु z1 और z2 के लिए ये कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो इसको हम एक समान सतत कहेंगे।